जलवायु परिवर्तन एवं संगठन। ठीक है, सेम ही टॉपिक चलेगा बच्चा आज भी। तो आई होप कल वाला सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। ये 2-3 दिन से लगातार मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूँ, अभी वक्त नहीं आया इसको दिखाने का, या आज पहले इसी को ही समझा दूं। पहले यही समझा देता हूँ आपको कि हम ये क्यों बोलते हैं बच्चा हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक लेना चाहिए टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े। तो इस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपने को तकलीफ क्या है, ये मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। और अगर फिर वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो पहले देखो बच्चा, पहले हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज, ये यूएन का ही डेटा है। मतलब बहुत सारे जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियां है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कहता है अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 8% जो पृथ्वी के पेड़ पौधे हैं, 8% पौधों का 50% हैबिटेट लॉस हो जाएगा। 8% मतलब पृथ्वी पर अगर 100 पौधे हैं तो 8 का 50% आवास चला गया। और अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 16%, समझ गए, जस्ट डबल हो जाएगा बच्चा। मतलब 1.5 डिग्री से अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा बढ़ा है, लेकिन उसका असर क्या है, 2 गुना ज्यादा प्लांट स्पीसीज को नुकसान करेगा वो। सेम वो कहता है बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं पृथ्वी पर, उनका बच्चा क्या है 6%। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 6% के जो इंसेक्ट है उनका 50% का हैबिटेट लॉस हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 18%, यानी कि 3 गुना। समझ रहे हो, हमें लग रहा है 1.5 से 2 तक जाने में क्या फर्क पड़ा सर जी, 0.5 डिग्री सेल्सियस ही तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, लेकिन प्रभाव देखो, यहां 2 गुना ज्यादा प्रभाव, यहां 3 गुना ज्यादा प्रभाव है। ऊपर से कहता है कोरल रीफ की अगर बात करें, 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोरल रीफ समुद्री परितंत्र का हिस्सा है, 70 से 90% कोरल रीफ प्रभावित होगी। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो 99%, अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो कोरल रीफ सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला परितंत्र है, खत्म हो जाएगा बच्चा पूरा कोरल रीफ। ओके, फिर ये कहता है एक्सट्रीम हीट, कहते हैं ना लू चलने जैसी, हर दूसरे तीसरे साल सुनते रहते हैं लू चल रही, भयंकर गर्मी पड़ रही है। कहते हैं अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे कहता है कि हर 5 में से 1 साल में आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो यहां पे क्या कह रहा है, दुनिया भर की कितनी पॉपुलेशन प्रभावित होगी, 14% पॉपुलेशन। 2 डिग्री सेल्सियस पे दुनिया की 37% पॉपुलेशन प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद अगर कहता है अगर समुद्र के अंदर बर्फ देखे, आर्कटिक एरिया जैसे बर्फ से ढका हुआ है आर्कटिक समुद्र, कहता है अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो 100 साल में से 1 साल ऐसा आएगा जब पूरे आर्कटिक का बर्फ पिघल जाएगा। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हर 10वें साल आर्कटिक का सारा बर्फ पिघल जाएगा। तो ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस एक लंबी समस्या पैदा करना, मतलब इसकी लॉन्ग लिस्ट है बच्चा, किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। आई बात समझ में, बोलो कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस जाने में 2 गुना ज्यादा प्रभाव, 3 गुना ज्यादा प्रभाव, 29% एक्स्ट्रा, 2.5 गुना ज्यादा प्रभाव, 10 गुना ज्यादा प्रभाव। तो ये काफी डेंजरस है। तो इसलिए हम कहते हैं हमें टेम्परेचर इसके बीच में रोकना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, साइंटिस्ट ये बोल चुके हैं हम कितना भी कुछ कर ले हम 3 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेंगे। मतलब हम कितना भी कुछ प्रयास कर ले, दुनिया भर के देश जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो आधे अधूरे प्रयास है, और उन प्रयासों के चलते हम क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम 2 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रोक पाएंगे, ये 3 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ गए, अगर 2 डिग्री में इतना बुरा हालत है, 3 डिग्री में तो खेल ही खत्म हो जाएगा। यानी कि ये शताब्दी जो है 21वीं शताब्दी, ये काफी खतरनाक तरीके से दुष्प्रभावित हो सकती है। बोलो, ये बात आई समझ में आप लोगों को? बताओ बच्चों, नमस्कार, जल्दी से बताओ बच्चों। भाई जिसने पुरानी क्लासेस नहीं ली, आज का क्लास काफी टेक्निकल है ना, काफी टेक्निकल है। अब समझो, कई बार आपने सुना होगा पूर्व औद्योगिक युग, एक और डायग्राम बता देता हूं। पूर्व औद्योगिक युग से बोलते हैं टेम्परेचर, पूर्व औद्योगिक युग। पूर्व औद्योगिक युग जब बात करते हैं तो वो बात करते हैं 1850 से 1900 के बीच की कहानी। प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इसको बोलते हैं। देखो यहाँ एक साइंटिस्ट ने एक चार्ट बनाया बच्चा, उसमें ये बताया, देखो ये टेम्परेचर देखो बच्चा, यहाँ 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 यहाँ, उसके बाद से अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। तो हमने क्या माना कि भैया ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने के इंपैक्ट आने शुरू हो गए थे उसके बाद। तो यहां के बाद हम लगातार 19वीं शताब्दी के बाद लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो जब भी आपको प्री इंडस्ट्रियल दौर की बात किया जाए, पूर्व औद्योगिक युग को बात किया जाए, तो 1850 से 1900 समझना है आपको, प्री इंडस्ट्रियल एरा हमने इसको बोला है। यहां तक इतना कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद आप देखो, इसके बाद कैसे ये बेस लाइन बना दी हमने, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद 1900 के बाद यहां से खराब होना शुरू हो गया। तो ये वाले युग को हमने बोला प्री इंडस्ट्रियल एज, है ना, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है ये, क्योंकि यहां 1900 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है, 1900 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। याद रहेगा ये भी? बोलो, ये दो बातें समझने लायक थी बच्चा। पूर्व औद्योगिक युग से क्या मतलब है, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था 1688 में हुआ था, उससे लेना देना नहीं है बच्चा इसका। ओके, चलिए। हाँ, कल हम कहां पे आ गए थे, कल हम आ गए थे फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। किस पे थे बच्चा? फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म किसके अंदर डेवलप हुआ था? ये कॉप, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, केपी की बात कर रहे हैं बच्चा, केपी की बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आपने यूएनएफसीसी के अंदर हमने कंट्रीज को कितने कैटेगरी में रखा था, याद है क्या आपको? एनेक्स 1, ठीक है, नॉन एनेक्स, ठीक है। उसके बाद एनेक्स 1 को हमने किसमें कैटेगराइज करा था? एनेक्स 2 कंट्रीज और एनेक्स बी कंट्रीज।
एनेक्स का मतलब होता है सूची, है ना, सूची है बच्चा ये, सूची है बच्चा ये। और नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज के अंदर हमारे डेवलपिंग नेशंस थे, और इन डेवलपिंग नेशंस में से भी 49 ऐसे थे, है ना, हमने जिसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की स्टेटस दिया था। ओके, हाँ, तो मोटा मोटा क्या था, एनेक्स 1, नॉन एनेक्स 1, एनेक्स 1 के अंदर एनेक्स 2, एनेक्स बी वो थे जिनको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमने बोला था आपको प्रतिबद्धताएं बताई थी, आपको कम करना है उत्पादन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, उत्सर्जन, ठीक है। और ये वो देश थे जिनसे उम्मीद थी कि ये विकासशील देशों की मदद करेंगे, विकासशील देशों की मदद करेंगे। चले, अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हमारे यहां तक का समझ में आ गया ना आपको, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एनेक्स 1, एनेक्स बी इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। तीन हमारे अंदर यहाँ पे हमारे पास तीन रूप थे यहाँ पे। पहला था ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, संयुक्त क्रियान्वयन, संयुक्त क्रियान्वयन है बच्चा। सेकंड था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र, और तीसरा था एमिशन ट्रेडिंग। याद है क्या आपको एमिशन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग, उत्सर्जन व्यापार। थोड़ा बच्चा सीरियस रहना, सीरियस इन द सेंस सीरियस होने की जरूरत नहीं, फोकस्ड रहना। जरा सी भी आज की क्लास में चूक हो गई, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिपीट करने का मतलब है मुझे बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बताना। तो बार बार से दोबारा से ऐसे मत करना, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा क्या है, अगर मैंने एक साथ आज के टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया ना, फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो बी फोकस, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आज की क्लास के बाद फिर हमारा कोई भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोई भी पार्ट टेक्निकल नहीं है। आज की क्लास और कल की क्लास सबसे ज्यादा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकासशील देश क्या कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने तरीके बना रखे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के, अपने को वो सीखना है, ठीक है। तैयार रहोगे, बताओ मुझे, फोकस रहने वाले हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है ये, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, इसको जेआई बोलूंगा शॉर्ट में, ठीक है, हिंदी मैंने लिख के बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। दो देश है, विकसित देश है, एनेक्स एनेक्स 1 कंट्रीज के लिए है, एनेक्स 1 या एनेक्स बी कंट्रीज के लिए ये प्रोविजन है। एनेक्स 1 या एनेक्स बी कंट्रीज आप समझ गए कौन है, ये विकसित देश है ये। अब मैं कहता हूं एक तरफ है जर्मनी, दूसरी तरफ है यूक्रेन, और हमें पता है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इनको टारगेट दिए थे, आपको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। बोलो, तो जर्मनी को टारगेट दिया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल ने जर्मनी को टारगेट किया था कि आप आने वाले एक साल के अंदर, है ना, एक वर्ष में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेंगे, ये इसको टारगेट दिया था, ये टारगेट था। अब जर्मनी को ये समझ में आ गया, समझो, जर्मनी को ये समझ में आ गया यार मेरे देश में ये काम करना बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो मेरा देश एक महंगा देश है, मैंने ऑलरेडी काफी सारे इंडस्ट्रीज लगा चुका, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े प्लांट्स है, उनको बंद किया जाना बड़ा मुश्किल है। या उसके अंदर मैं टेक्नोलॉजी लाता भी हूं, तो टेक्नोलॉजी लाना भी मेरे लिए काफी महंगा पड़ेगा भी, क्योंकि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, ये भी मेरे लिए काफी चैलेंजिंग टास्क है। तो जर्मनी को फील हो गया कि ये काम मैं मेरे देश में नहीं कर सकता। उसको पता लगा कि एक और देश है, कौन सा देश है, यूक्रेन है। यूक्रेन के अंदर अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट चलाता हूं तो मुझे उतनी लागत नहीं लगेगी, उतना पैसा नहीं लगेगा जितना कि मुझे जर्मनी में लगता, समझ गए भाई। मुझे 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है, मेरे देश से करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है। तो मैं कहां जाता हूं, यूक्रेन में जाता हूं। यूक्रेन में मैं एक परियोजना चलाऊंगा, एक प्रोजेक्ट चलाऊंगा, एक परियोजना चलाएगा कौन, जर्मनी। और जर्मनी क्या करेगा, सपोज करो यहां पे कोई कोयला आधारित संयंत्र था, कोयला आधारित संयंत्र था यूक्रेन का, पावर प्लांट था जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता था। इसने कोयले को जलाने से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा था, इसने उसको गैस आधारित संयंत्र में कन्वर्ट करेगा, गैस आधारित संयंत्र, ठीक है। इससे क्या होगा, यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूक्रेन के पास पैसा नहीं था, जर्मनी आता है यूक्रेन को बोलता है कि भाई सुन ले, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं थोड़ा पैसा लगा के दूंगा तेरे को, और तेरे कोयले आधारित संयंत्र को गैस आधारित संयंत्र में बदल दूंगा। और साल भर में इससे एक वर्ष के अंदर इसमें क्या होगा बच्चा, एक वर्ष में हम 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब यूक्रेन बोला मुझे क्या फायदा है इसका, तो जर्मनी बोली कि तुझे क्या फायदा, मैं बताता हूं कि तुझे इसका क्या बेनिफिट है। पहली बात, तुम्हारे यहां अगर कोयला पावर प्लांट होता तो आपके देश में क्या होता, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करने वाले थे आप, और क्योटो प्रोटोकॉल आपको भी डंडा मारती और बोलती कि तुम ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर का प्रेशर कम होगा। पहला क्या होगा, आपका स्वच्छ तकनीक आ गई आपके पास। दूसरा, कोयला आधारित पावर प्लांट होता, आपके देश में पॉल्यूशन बहुत होता, लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती, तो आपका स्वस्थ पर्यावरण हो गया। तीसरा, कि जब मैं तुम्हारे देश में आ रहा हूं और मैं ये नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं और पावर प्लांट को हम अपग्रेड करेंगे, कुछ नए रोजगार पैदा होंगे, रोजगार का सृजन होगा। इतने सारे बेनिफिट कम है क्या, बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेके आओ आप, ठीक है। अब यूक्रेन वाला पूछ रहा भाई तेरे को क्या फायदा है, जर्मनी बोल रहा है मुझे भी फायदा है। जर्मनी को क्या फायदा है, जर्मनी को पहला फायदा ये है कि जर्मनी के अंदर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना मुश्किल था, उत्सर्जन को कम करने की लागत अधिक थी, ज्यादा महंगा देश था, हर चीज ज्यादा महंगी थी, यहाँ की लागत अधिक है। तो इसने क्या बचा लिया बच्चा, पैसे की बचत हो गई है ना, पैसा बचाया। जर्मनी की कोई कंपनी अगर जर्मनी के अंदर इस काम को करती, ज्यादा पैसा लगाना पड़ता। दूसरा क्या हुआ, ये जो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ ना,
इस 50 टन को जर्मनी के टारगेट में काउंट किया जाएगा, है ना। इससे क्या मिल जाएगी जर्मनी को 50 टन CO2 कटौती का फायदा। मतलब जो 50 टन कम हुआ है वो यूक्रेन ने थोड़ी ना किया है, जर्मनी ने किया है। और जर्मनी को टारगेट क्या मिला हुआ था बच्चा, 100 टन का टारगेट मिला था, 50 टन उसने यूक्रेन से ले लिए, उसके लिए ज्यादा आसान पड़ा। तीसरा फायदा क्या हुआ, जर्मनी को एक नया बाजार मिला। कहां पे नया बाजार मिला, किसमें मिला, यूक्रेन के रूप में एक नया बाजार मिल गया, आपसी संबंध मजबूत होंगे। अब व्हाट इज दिस जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 या एनेक्स बी कंट्रीज जब एक दूसरे के देश में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने में मदद करते हैं, पैसे से, निवेश से, तकनीक से, तो जितना एमिशन कम हुआ उसके लिए हमारा जो मैकेनिज्म है दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। और यहां से जो ये 50 टन जर्मनी को मिला, ये जर्मनी के टारगेट में काउंट होगा, ना कि यूक्रेन के टारगेट में। बात आगे समझ में, ये बात। दूसरा एक और बात समझ लो, यहां पे कुछ अब ये बोलेंगे ना, कुछ सर्टिफिकेट्स बनाएंगे इसके, सर्टिफिकेट समझ गए। हमने बोला अगर जो भी देश 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा हम उसको 1 यूनिट देंगे, 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी पर, CO2 उत्सर्जन में कमी लाने पर हम क्या देंगे, 1 यूनिट क्रेडिट देंगे। कहते हैं ना आपने इतनी शॉपिंग की आपको 1 क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। तो 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी लाने पर कितना है, 1 यूनिट का क्रेडिट मिलता है। जर्मनी ने यहां बच्चा कितने कम किया, जर्मनी ने जाके कितना किया, 50 यूनिट्स मिल गई उसको। 50 यूनिट्स किसके, जर्मनी के खाते में आके ऐड हो गई। इन यूनिट्स को एक टेक्निकल नाम दिया गया उन्होंने, इन यूनिट्स को नाम क्या दिया बच्चा, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ERU बोलते हैं, ERUs। तो जर्मनी को कितनी बच्चा, जर्मनी को 50 ERUs मिल गई, मिल गई। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस, है ना, इतनी लंबे दिनों से चल रहे हैं बच्चा GHG GHG, आज आके पूछ, 18वीं क्लास में आके GHG पूछा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे जवाब दीजिए भारत की महान जनता। बच्चा ये यूनिट क्रेडिट्स कौन दे रहा है, ये UNFCC चल रहा है ना बच्चा, UNFCC इसको पूरा मॉनिटर कर रहा है, UNFCC ही इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, देश की मतलब UNFCC के मॉनिटरिंग में ये देश की सरकारें एक दूसरे को दे रही है। UNFCC के मॉनिटरिंग में कौन, ये देश की सरकारों को आपस में मिल जा रहा है, तो पूरा इसने व्यवस्था तय की हुई है इसके लिए। बोलिए, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स इट। जर्मनी को नया बाजार मिलेगा ना बच्चा, जर्मनी को, जर्मनी की कंपनियां चली गई यूक्रेन, तो यूक्रेन उस देश में जाके निवेश किया, उस देश में पैसा लगाया, रिटर्न मिलना शुरू होंगे ना उसको भी। भाई आप एक चीज बताओ, ये जो कोयला आधारित संयंत्र जर्मनी ने आके यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, जर्मनी की किसी कंपनी ने एस्टैब्लिश किया, तो ये बिजली उत्पादित करेगा ना। भाई कोयला आधारित संयंत्र की जगह किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैस, गैस आधारित संयंत्र से क्या हो रही है, इंडस्ट्री चल रही है, वहां बिजली पैदा हो रही है, तो बिजली किसकी, पैसा कौन लेके आया था, अब उस बिजली को आके बेचेगा नहीं वो, यहाँ पे नहीं बेचेगा, बेचेगा, और बिजली बेचने से जो कमाई होगी किसकी है, जर्मनी की कंपनी की है। तो जर्मनी की कंपनी को नया बाजार नहीं मिल गया यूक्रेन। ERUs का क्या फायदा है इस देश को, क्योंकि जर्मनी को टारगेट दिया था क्योटो प्रोटोकॉल ने कि आपको आने वाले 1 साल में 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है। तो ये जो 50 ERUs का मतलब क्या है, 50 टन, ये लो भैया 50 50 अपने ERU दिखा देगा जर्मनी, ये देखो 50 ERU ये रे, और बाकी का मैंने ऐसे ऐसे मैनेज किया है, तो जर्मनी दिखा देगा। अब उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होना जरूरी है, कम होना जरूरी है, हमने किया है, कुछ अपने यहां किया है और कुछ यूक्रेन में किया है। सर जी इस कॉन्ट्रैक्ट से एनवायरमेंट को कम लाभ होगा, क्यों लाभ, कम लाभ क्यों होगा बच्चा, यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूक्रेन भी अपने यहां क्या लगाता बच्चा, थर्मल पावर प्लांट लगाता, और अगर यूक्रेन लगाता तो यूक्रेन बच्चा 50 टन छोड़ता एटमॉस्फेयर के अंदर, नहीं छोड़ा, एटमॉस्फेयर को बेनिफिट नहीं हुआ इससे, एनवायरमेंट को बेनिफिट हुआ है बच्चा, क्यों कह रहे हो नहीं हुआ। भाई अगर जर्मनी ना आता यूक्रेन के अंदर तो यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना पैसा नहीं था, वो तो पुराने तरीके से वो भी क्या लगाता, थर्मल पावर प्लांट लगाता, एनर्जी का प्रोडक्शन करता, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा था उससे। एटलीस्ट ये 50 टन का उत्सर्जन कम हो गया, क्यों, आपने कोयले की जगह गैस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और गैस वाली टेक्नोलॉजी में कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ था। सर यूक्रेन में ज्यादा उत्सर्जन कैसे होगा बच्चा, यूक्रेन को तो वैसे भी इंडस्ट्री लगानी थी, यूक्रेन को खुद लगाने वाला था यूक्रेन, उसको भी तो अपना विकास करना है, उसको जरूरत थी। भाई यूक्रेन को जरूरत ना होती तो जर्मनी वाले को बुलाता ही क्यों, अगर यूक्रेन को, भाई यूक्रेन ने अपने यहाँ क्यों एस्टैब्लिश कराया, क्योंकि यूक्रेन की रिक्वायरमेंट थी, यूक्रेन बोल देता नहीं मेरे यहाँ तो खुद है, तो जर्मनी कहीं और जाके देखता, किसी और दूसरे देश को तलाशता, वो हंगरी में जाता, रोमानिया में जाता, बुल्गारिया में जाता, पोलैंड में जाता, देशों से पूछता हाँ किसको जरूरत है। यूक्रेन को ये फायदा है, क्लीन टेक्नोलॉजी मिल गई है ना, स्वस्थ पर्यावरण मिल गया, और रोजगार भी मिल गए, विदेशी निवेश आया है उनके देश में। बच्चा कह रहा सर जी आपने बताया था, लिख लो, और यहाँ 50 की जगह 30 ERU कर लेना, कंसेप्ट नहीं समझ रहे, आपने 100 लिख दिया 50 लिख दिया, होगा कैसे वो समझाया मैंने आपको। क्या ऑप्शन, जर्मनी के पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है, जर्मनी के पास अपने देश में वो नहीं कर सकता था, उसकी पहले से इंडस्ट्री है, किन इंडस्ट्रीज को बंद करेगा, और जर्मनी में उस काम को करना महंगा पड़ रहा है, ठीक है, उस काम को दूसरे सस्ते देश में जाके करना उसके लिए सस्ता पड़ रहा है, पता नहीं
कहाँ अटकी पड़ी है, बिल्कुल बेसिक नहीं आता इकोनॉमी, बिल्कुल कॉमन सेंस तो आता ही होगा ना बच्चा, क्या चल रहा है ये सब कुछ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या था, तो ये अच्छा, ये किस किस के बीच में, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन केवल विकसित देशों के बीच में। नेक्स्ट आया, ये देखो नेक्स्ट है हमारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र क्या है, इसको समझो, प्यार से समझना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम बोलते हैं इसको, सीडीएम। अब इसके अंदर भी चाहे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन था या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, हम दो ही काम कर रहे हैं बच्चा, दो ही काम कर रहे हैं, या तो उत्सर्जन में कटौती करेंगे, या तो उत्सर्जन की क्या करेंगे, कटौती करेंगे, या उत्सर्जन को नियंत्रण करेंगे और ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, दो ही तो काम कर सकते हैं बच्चा हम। भाई हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को टैकल करने के क्या दो अप्रोच है, या तो जितना है उससे ज्यादा मत जाने दे, और या हम उसको कम कर दे, ठीक है। अब ये कह रहा है, सुन लो, अगर कोई एनेक्स बी देश, एनेक्स बी देश, एनेक्स बी देश कौन था, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत के अंतर्गत टारगेट दिए गए थे, टारगेट मिले हुए हैं, आपको कम करना है, मिले हुए हैं, ये है एनेक्स बी देश। अगर ये एनेक्स बी देश किसी विकासशील देश में जाए, देश में जाता है, और विकासशील देश में वही काम जो जर्मनी ने यूक्रेन में जाके किया था, वहां क्या थे, जर्मनी भी विकसित देश, यूक्रेन भी विकसित देश, यहां क्या है, एक देश विकसित है, दूसरा विकासशील है। भारत को जरूरत है ऊर्जा की, भारत को जरूरत है एनर्जी की, भारत को जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत को एक बेहतर अगर देश बनना है तो हमें पैसा चाहिए, हमें तकनीक चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या था कि एक विकसित देश, पहले वाले में एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में जा रहा था, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक विकसित देश कहां जाके कर रहा है उस काम को, विकासशील देश में, सपोज करो इंडिया में जाके कर रहा है, बांग्लादेश में गया, या भारत में गया, या बहुत सारे और विकासशील देशों में लेके गया, सेम अपनी तकनीक, सेम अपना पैसा। और भारत में जाके अगर सपोज करो भारत अपनी ऊर्जा जरूरत पूरा करने के लिए कोयला पावर प्लांट लगाता, और अगर कोई एक बड़ा कोयला पावर प्लांट भारत लगाता, तो हो सकता है उसे एक साल में 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता। ये वाला देश आएगा, जर्मनी वाला देश बोलेगा इंडिया क्यों परेशान हो रहा है, मेरे पास तकनीक है ना, मैं तेरे इससे एक साल में, तू अगर खुद का लगाता तो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता, मेरे आने से तेरा 1 टन भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तेरे को ऊर्जा भी मिल जाएगी, तेरे यहाँ का ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम भी हो जाएगा, तेरे ऊपर यूएन का प्रेशर भी कम होगा, ऊपर से मुझे भी कुछ क्रेडिट्स मिल जाएंगे। बात बराबर है, बोलो। तो इसमें क्या होगा, जर्मनी, यहां पे अगेन एग्जांपल ले लेता हूं मैं जर्मनी को, जर्मनी को क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्या फायदा है, इसके बेनिफिट्स क्या है जर्मनी को, बताओ बच्चा। जर्मनी को नया बाजार मिल गया भारत के रूप में, नया बाजार प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा, जर्मनी को अपने देश में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना महंगा पड़ता, कम लागत में, कम लागत में उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य प्राप्त हो गया, हो गया। तो सपोज करो अगर जर्मनी ने इंडिया में आके लगाया, और इंडिया में आके लगाने से 30 टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हुआ, इंडिया में कितना उत्सर्जन कम कर दिया, 30 टन का, तो यहां से इसको क्या मिलेंगे बच्चा, इसको 30 यूनिट्स मिलेंगे, किसको, जर्मनी को। वहां उनको क्या बोला जा रहा था, यहां इन यूनिट्स को क्या बोला था हमने, ERU बोला था, यहां पे हम इनको ERU नहीं बोलते, यहां पे हम इनको बोलते हैं CER, यहां पे हम क्या बोलते हैं इनको, CER, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। तो जर्मनी को कितने मिल गए बच्चा, 30 CER यूनिट्स मिल गए। सर जर्मनी तो नए वाली फैक्ट्री में कर रहा है, हाँ, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन विकसित देशों के अंदर ही होगा, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में दोनों देश विकसित होंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक देश विकसित होगा और एक देश विकासशील होगा। भारत को क्या फायदा होगा बच्चा, भारत को क्या फायदा होगा, आप पूछोगे इंडिया को क्या फायदा, इन देशों को क्या फायदा है, क्या लाभ है इनको, बताओ बच्चा। स्वच्छ वातावरण रहेगा हमारे यहाँ का, स्वच्छ पर्यावरण, पोल्यूशन का प्रॉब्लम कम होगा, दूसरा में नई रोजगार पैदा होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या होगा, बोलो, कोयला उपयोग कम होगा, ये इंडिया को बेनिफिट है। पैसा आ गया, FDI आ गई, तकनीक आ गई बच्चा आपके पास, आपको टेक्नोलॉजी पता चली है ना, नई तकनीक के बारे में पता चला आपको कि भैया ये लोग कैसे कर रहे हैं, हम सीखेंगे नहीं उससे, नई तकनीक आई आपके देश में, पैसा आया, बोलो। बात आई समझ में, बताना बच्चा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या है, एक देश विकसित है और दूसरा देश कौन सा है, विकासशील। ये वाला क्या था, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या था, अलग से साफ साफ लिख देता हूं, विकसित, और दूसरा भी कौन सा है, विकसित, विकसित विकसित देशों में, विकसित और विकासशील देशों के बीच का मैकेनिज्म है। तीसरा चलते हैं, हाँ तीसरा चलते हैं एमिशन ट्रेडिंग, तीसरा मैकेनिज्म क्या था बच्चा, ये एमिशन ट्रेडिंग। व्हाट इज दिस एमिशन ट्रेडिंग, व्हाट इज दिस एमिशन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग बोलेंगे उत्सर्जन व्यापार,
भाई कुछ देश ऐसे भी तो होंगे बच्चा, आप समझो, कुछ देश ऐसे भी तो होंगे जो वास्तव में अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम मतलब जितना उनको टारगेट दिया गया था उन्होंने उस टारगेट से कम एमिशन किया। होंगे ऐसे ना देश, ऐसे देश होंगे ना भाई। अगर सपोज करो जापान को 100 टन कार्बन डाई एमिशन को कम करने का टारगेट दिया था, जापान ने 80 टन ही किया, उसके पास 20 टन एक्स्ट्रा सरप्लस है। एक दूसरा देश ऐसा हो सकता है, ब्रिटेन है, उसको 100 टन का टारगेट दिया था लेकिन उसने 120 टन कर दिया, जितना टारगेट दिया था उससे ज्यादा किया। आ रही है बात समझ में? आ रही है पॉइंट समझ में? हाँ, अब आप मुझे एक चीज बड़ा ईमानदारी से कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, ये जो यूनिट्स है, जितनी हम एमिशन की यूनिट्स बता रहे हैं, ये जो यूनिट्स बता रहे हैं या जो ये क्रेडिट्स बता रहे हैं, इन क्रेडिट्स का रिक्वायरमेंट किसको है? विकसित देशों को या विकासशील देशों को? एक बार पूछता हूं, आपका दिमाग कहां चल रहा है? ये जो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, कार्बन यूनिट्स और कार्बन क्रेडिट्स, इसकी जरूरत किसको है? विकसित देशों को है या विकासशील देशों को है? हाँ आ गया ना, दोनों दोनों वाले आ गए हैं। कह दो पूरब वालों से पश्चिम वाले आ गए, ए वालों से कह दो हम बी वाले भी। अरे बच्चा मेरे जिगर के टुकड़ो, भूल गए क्या? क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट्स केवल किनको दिए गए थे? एनेक्स बी। एनेक्स बी कौन थे? विकसित देश। तो विकासशील देशों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी। समझ जाओ, ये जो सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट लगेगा ना, भाई हमें तो कोई टारगेट ही नहीं दिया गया था ना कि आपको 100 टन कम करना है, 50 टन कम करना है। हमें कोई टारगेट थोड़ी ना था विकासशील देशों को, सारे टारगेट किसको दिए गए थे? विकसित देशों को। अब ट्रंप हुआ को इसी से तो दिक्कत होगी, कह चाइना वाला, इंडिया वाला, उसको भी शामिल करो भाई। हमारे ऊपर टारगेट पे टारगेट लगाए जा रहे हो। हाँ, इनको ये सर्टिफिकेट्स मिल विकासशील देशों से रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों को कोई टारगेट दिया ही नहीं गया था। तो ये जितना ERUs है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस है, या आगे और भी आएंगे, इन सबकी जरूरत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत केवल विकसित देशों को ही जरूरत है इसकी। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज है, इन यूनिट्स को अलग अलग क्यों किया गया नाम? ताकि पहचान में आ जाए ना, ताकि पता चले कहां से आ रही है। समझ गए भाई? इनको अलग अलग नाम क्यों दिया? ERU क्यों दिया? जब भी ERU का नाम आएगा तो समझ जाना एक विकसित देश ने दूसरे विकसित देश में किया। CER का नाम आते ही समझ जाएंगे विकसित देश ने विकासशील देश में किया। समझ में आ रही? अलग अलग नाम देने से पता चल जाएगा कि काम कहां हुआ है, इसलिए इनको नाम अलग दिया। वरना सबको कार्बन क्रेडिट बोल देते, पता थोड़ी ना चलता कार्बन क्रेडिट है कहां है, विकसित देश में, विकासशील देश में किधर हुआ, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया हमने इनको। चलो नेक्स्ट आता है एमिशन ट्रेडिंग। समझो एमिशन ट्रेडिंग, भाई दो विकसित देश है ना, NX1 कंट्रीज है, NX1 कंट्री है। NX1 कौन है? NX1 बोल लो या NXB बोल लो, दोनों क्या है? विकसित देश ही है बच्चा। ये दोनों क्या है? विकसित देश है। कौन है ये? विकसित देश है। अब एक विकसित देश है, किसको ले ले? फ्रांस। दूसरा विकसित देश है जापान। क्योटो प्रोटोकॉल ने टारगेट दिया था किसको? फ्रांस को भी कि 100 टन CO2 उत्सर्जन कम करना है, कम करना है। इसको भी टारगेट क्या दिया था? जापान वाले को भी, भैया तू भी विकसित देश है, तेरे को भी 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है। ओके, लेकिन फ्रांस क्या है? फ्रांस में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। सपोज करो फ्रांस का टारगेट 100 था, लेकिन फ्रांस ने 120 टन कर दिया, मतलब आपको कम करना था, उल्टा आपने ज्यादा कर दिया। ठीक है, मतलब आपको इतना ही उत्सर्जन करना है, इसको ऐसे समझे, उत्सर्जन करना है। फ्रांस का टारगेट था कि आपको 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना है, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। फ्रांस ने 120 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिया। समझो इसको, आ रही बात समझ में? टारगेट कितना दिया था? 100, उत्सर्जन कितना कर दिया? 120 टन। इधर जापान वाले को 100 टन का उत्सर्जन करना था, इसको ऐसे लो, 100 टन उत्सर्जन करना था, लेकिन इसने बच्चा 80 टन उत्सर्जन किया। किसके पास एक्स्ट्रा है? इसने बचाया है। क्या किया इसने? बचा, बचत की है इसने, अतिरिक्त है इसके पास, सरप्लस है इसके पास। कितना? 20 टन CO2। और मैंने क्या बोला था? एक टन किसके बराबर होता है? एक टन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां पे जापान वाले के पास कितना है? 20 यूनिट्स है बच्चा कार्बन की। इसके पास क्या बचा? इसने क्या किया? बचत नहीं की, अतिरिक्त खर्च किया है। अतिरिक्त खर्च है कितना? 20 टन CO2 का। हो गया। अगर इसने 20 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, इस है ना, इसने 20 बचा लिए, तो अगर फ्रांस कहे जापान वाले को भाई ये तू मेरे को दे दे, मैं मेरा टारगेट पूरा नहीं कर पाया और मैं तेरे को इसके पैसे दे दूंगा, 20 यूनिट्स जो तूने बचाई है, वो 20 यूनिट सर्टिफिकेट्स तू मेरे को दे दे और मैं तुझे उन 20 यूनिट का पैसा दे दूंगा, तो क्या होगा? मेरा खाता बैलेंस हो जाएगा। तो मैं बता दूंगा भाई ठीक है, मेरे से एक्स्ट्रा हुआ था लेकिन मेरे पास यूनिट्स है, देख लो एक्स्ट्रा यूनिट्स है। तो जब इस तरह का व्यापार होता है विकसित देशों के बीच में, याद रखना अब क्या हो रहा है? यूनिट्स का व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो इन यूनिट्स को है ना, इन 20 यूनिट्स को, या जो ये यूनिट्स है, इन यूनिट्स को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? इसका नाम दिया गया है AAU। इनको हमने क्या बोला? इन यूनिट्स को हमने नाम बोला AAU। तो AAU की फुल फॉर्म क्या है? AAU, असाइंड अमाउंट यूनिट्स। देश आपस में कार्बन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिस इज कंसेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। हाँ, जापान अपने वाला क्या कर देगा? इन 20 यूनिट्स को क्या कर देगा? सेल कर देगा। किसको? फ्रांस वाले को, और फ्रांस उसको लेगा।
अब इसका पैसा कैसे तय होगा? पैसा पैसा ओ पैसा, कितना पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिलता है बताओ, कोई बच्चा बता देगा कि इसमें कितना पैसा मिलता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बताएगा कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है? बोलो। डिमांड एंड सप्लाई का नियम है बच्चा, मांग और आपूर्ति का नियम। सिंपल बाजार सिद्धांत पे काम करता है, मांग व आपूर्ति के नियम पे काम करता है। जापान वाला बोलेगा भैया इससे कम मैं नहीं दूंगा, लेना हो तो ले वरना बता, उधर मेरे से ब्रिटेन वाला खरीदने के लिए तैयार है। तो अभी मार्केट में रेट चल रहा है 80 से 100 यूरो पर टन। अभी ये रेट चल रहा है बच्चा, अभी का रेट ये है 80 से 100 यूरो पर टन। अगर जापान ने इसको कितना बेचा बच्चा? 20 है, तो कितना हो गया? 80 गुना 20, 1600 यूरो मिल गए किसको? जापान को। बच्चा ये पता है एक्चुअल में आपको 100 टन लग रहा है कि यार सर छोटा सा अमाउंट कितना मिल रहा है, लेकिन ये 100 टन नहीं होता, टारगेट होता है 1 बिलियन टन कम करना है। 1 बिलियन टन समझ गए ना? 100 करोड़, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? 100 टन। इसके सामने 5 जीरो और लगेगी, 5 नहीं 7 जीरो और लगेगी, तब जापान की जेब कितनी भरेगी देखो। क्योंकि टारगेट्स ऐसे नहीं दिए जा रहे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए 100 टन 150 टन बोल रहा हूं। टारगेट दिया जाता है 50 मिलियन टन कम करना है, 1 बिलियन टन कम करना है। तो उतना बड़ा टारगेट कम करने से कितना पैसा मिलता है इन लोगों को? ठीक है। हाँ बोलिए। तो अगर मैं अब आपको इन शॉर्ट समझाऊं, इन शॉर्ट समझाऊं, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन किसके बीच में है बताओ? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन किसके बीच में है? इंप्लीमेंटेशन बताओ मुझे। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन है दोनों विकसित देश, विकसित प्लस विकसित देश, यही था ना? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किसके बीच में है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक विकसित देश किसी विकासशील देश में आकर उनकी किसी परियोजना में पैसा लगाता है, तकनीक लगाता है, विकसित प्लस विकासशील। फिर तीसरा क्या था? एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग किस किसके बीच में है? एमिशन ट्रेडिंग किस किसके बीच में बचा? विकसित प्लस दूसरा भी क्या है? विकसित है। ठीक है, यहां पे क्या नाम दिया गया उनको? यहां पे उनको नाम दिया ERUs, उन यूनिट्स को एमिशन रिडक्शन यूनिट्स बोला गया। यहां क्या बोला? CER, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। यहां क्या बोला गया? AAUs, असाइंड अमाउंट यूनिट्स। बोलो, समझ में आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? किताबों में पढ़ते रहोगे AAU क्या है, कभी ये CER हो जाता है, कभी ERU हो जाता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा। अब पल्ले छूटेगा नहीं, अब छुटाया नहीं छूटेगा, पहले पकड़े नहीं पकड़ में आ रहा था। बताओ मुझे। हाँ, बहुत सारे विकसित देश कर सकते हैं, बहुत सारे विकसित और विकासशील देश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दो ही देश करेंगे। मतलब जर्मनी अगर विकासशील देश में करना चाहता है तो जर्मनी बांग्लादेश में कर सकता है, साथ के साथ इंडिया में भी कर सकता है, साथ के साथ पाकिस्तान में भी कर सकता है, साथ के साथ अगर उसको कहीं और करना होगा कर सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उनके पास। लेकिन एक देश विकसित होगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, दूसरा विकासशील होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये सब बच्चा कार्बन ट्रेडिंग इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, अब समझ में आ गया आपको? अखबारों में सुनते हो आप कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हो ना, और जो कार्बन क्रेडिट सुनते हो, तो ये सब क्या है? ये सब क्रेडिट्स है, ये जो यूनिट्स है ये कार्बन की क्रेडिट्स है, और इस कार्बन का लेन देन कर रहे हो आप। सर टारगेट कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट है? अरे भाई क्योटो प्रोटोकॉल डंडा नहीं मारेगी क्या आके? आप प्रोटोकॉल में घुसे क्यों थे? क्यों घुसे थे आप प्रोटोकॉल के अंदर? क्यों साइन किया था आपने? क्यों बोला था कि हाँ मैं इस पे दस्तखत करता हूं और मैं दुनिया को ये वचन देता हूं कि आज अमेरिका ने दुनिया को ये बोला है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करूंगा। कल पूछेंगे नहीं कहां है अमेरिका, बता के मुझे। डंडे नहीं पड़ेंगे उसको? क्या फायदा होगा इसका? फायदा ही फायदा है, इमेज बिल्डिंग होगी, अमेरिका को बोलेंगे गो ग्रीन, अमेरिका ग्रीन हो रहा है। अब अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, ये चाइना वाला जिम्मेदार है। मेरी गिरबान मत पकड़ो, उसकी पकड़ो, देखो मेरे पास कितना सर्टिफिकेट है, मैं दुनिया में कितना स्वच्छ काम कर रहा हूं। अभी भी पूछ रहे हो? चाहे एक सीईआर, समझो बच्चा, एक सीईआर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, एक ईआरयू भी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, और एक एएयू भी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अलग अलग नाम देने का मतलब यह है कि जब वो सर्टिफिकेट आए तो देखते ही पता चल जाए ये सीईआर का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये डेवलपिंग नेशंस में लगा होगा। ये ईआरयू का सर्टिफिकेट है, यानी कि एक विकसित देश ने दूसरे विकसित देश में काम किया होगा। एएयू मिलने का मतलब है इन्होंने आपस में ट्रेडिंग करके इसको खरीदा है। सर केपी से बाहर नहीं निकल सकते क्या? आए क्यों थे? देखो शादी के बंधन में बंधना आसान है, बाहर निकलना कितना, जानते हो, कोर्ट कचहरी, लात घुसा मुका, कितना सब कुछ चलता है। सर क्या ये यूनिट्स फेक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर को यूएन की बॉडी मॉनिटर करती है। ये कोई फेक सर्टिफिकेट रिलीज नहीं हो सकते, सब कुछ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की निगरानी में हो रहा है। टीम जाती है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है ना? ऐसे फर्जी में सरकारें रिलीज नहीं कर सकती इनको। सर जी CO2 को टन में कैसे मापता है? यही सीख लो, है ना? इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में भी जाओगे, इतना समझ में आ जाए यही बहुत है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है यही बहुत है भाई। चलो आ जाओ, अब कार्बन ट्रेडिंग दो रूप में हो रही है। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग के दो फॉर्म है बच्चा, समझो। एक तो एमिशन ट्रेडिंग थी, एमिशन ट्रेडिंग समझी ना आपने? एमिशन ट्रेडिंग में क्या हो रहा था?
ये तो समझा ना। जापान ने किसको दिया? फ्रांस को दिया। इसको हम, इस रूप को हमने क्या बोला? एमिशन ट्रेडिंग बोला था। एक दूसरा क्या हो रहा था, ये कार्बन का पूरा जो खेल चल रहा है, ऑफसेट ट्रेडिंग बोलते हैं, ऑफसेट ट्रेडिंग। ऑफसेट ट्रेडिंग समझ गए? जर्मनी अपने देश में नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो जर्मनी को कम करने के लिए कहां जाना पड़ा? यूक्रेन में जाना पड़ा। जर्मनी अपने देश में नहीं कर पा रहा था उत्सर्जन की कटौती, लेकिन उसको इंडिया में जाना पड़ा, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट मतलब आपने संतुलन किया अपने देश में नहीं, कहीं और जाके। एमिशन ट्रेडिंग का मतलब आपने सर्टिफिकेट्स की खरीद फरोख्त की, ठीक है। इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है कैप एंड ट्रेड सिस्टम, इसी को बोलते हैं। कैप का मतलब आपके ऊपर एक लिमिट लगाई गई थी, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, या आपने उस लिमिट से कम कर लिया, तो बाद में जो भी हुआ उसकी क्या कर लो? खरीद फरोख्त कर लो। तो इस वाले एमिशन ट्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है? ये जो बीच में हो रहा है, इसी को हम कैप एंड ट्रेड बोलते हैं बच्चा, कैप एंड ट्रेड। ऑफसेट ट्रेडिंग हम, एक देश दूसरे देश में जाके कर रहा है, अपने देश में करना उसके लिए मुश्किल था। ठीक है, अब आगे और सुन लो। अरे रुको रुको, अब ये ट्रेडिंग का मार्केट कहाँ कैसे काम करता है ना। कार्बन ट्रेडिंग मार्केट समझो बच्चा, समझ लो, है ना। कोई आपको इकोनॉमी में नहीं समझाएगा इसको, क्योंकि टॉपिक इसका है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। कार्बन ट्रेडिंग का जो मार्केट है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ मुझे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये दो तरह का मार्केट है बच्चा, कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट दो तरह का मार्केट है। एक बोलते हैं कंप्लायंस मार्केट, दूसरे बाजार को हम बोलते हैं वॉलेंटरी मार्केट, स्वैच्छिक बाजार और अनुपालन बाजार। अब ये अनुपालन बाजार भी दो तरह का होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार, घरेलू बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर किसकी खरीद फरोख्त होती है बच्चा? ERUs की, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस की, और असाइंड अमाउंट ऑफ यूनिट्स की। इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में कौन निगरानी कर रहा है? पूरा यूएनएफसीसी देखता है इसको, यूएनएफसीसी प्लस सरकारें जो उस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। आगे बात समझ में? भाई एक तो व्यापार इनका हो रहा है, ERUs का, CERs का, AAUs का व्यापार हो रहा है। अनुपालन, अनुपालन बाजार है ये, अनुपालन बाजार। अनुपालन बाजार क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों के तहत हो रहा है सब कुछ, ठीक है। घरेलू बाजार, भाई भारत अगर चाहे अपना कोई लोकल स्कीम चलाना चाहे, इस मामले में सपोज करो, भाई सरकारें अपने देश में भी तो लोकल स्कीम चला सकती है। भाई इंडिया के अंदर 500 कंपनी होगी, टाटा की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, रिलायंस वाले की है, 500 कंपनियां इस देश के अंदर काम कर रही है। उन कंपनीज को भी अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो बोलेगी ना भारत सरकार को, सरकार आप अपनी कोई स्कीम स्कीम चलाओ, हम वो सर्टिफिकेट्स फिर आप हमें जारी करना। आगे बात समझ में? फिर ऊर्जा मंत्रालय होगा या जो पर्यावरण मंत्रालय, जैसे भी आप उसके हमें सर्टिफिकेट दिलाओ मंत्रालयों से। तो सेकंड क्या है? घरेलू बाजार। तो हर देश अपने स्तर पे अपना लोकल ट्रेडिंग का क्या बचा? लोकल ट्रेडिंग की स्कीम चला सकता है, ठीक है। बात आई जिसको हम बोलते हैं ईटीएस, घरेलू स्तर पे हमारी चलती है ईटीएस, ईटीएस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपनी अलग से चला रखी है ईटीएस, इंडिया का अपना खुद का ईटीएस है, इंडिया की खुद की भी है। आपने नाम सुना होगा इंडिया का खुद का कौन सा है? पीएटी जिसको बोलते हो आप, पीएटी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, एंड ट्रेड। ये भारत की खुद की है पीएटी, लोकल स्कीम चल रही है इस किसकी? कार्बन ट्रेडिंग की। तो यहां ये घरेलू बाजार है, तो इस घरेलू बाजार में इसको पूरा कौन मॉनिटर करेगा? इसको सरकार मॉनिटर करेगी, उस देश की सरकार द्वारा निगरानी होती है इस पूरे कार्यक्रम की। अगर अंबानी को, अडानी को, टाटा वाले को सर्टिफिकेट चाहिए तो लोकल स्कीम के जरिए वो उनको सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है, बात बराबर। अब आ जाता है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से, कोई छोटी मोटी कंपनी है ना, छोटी मोटी कंपनी है, अब वो खुद से, वो भी चाहती है ये सर्टिफिकेट का खेल बढ़िया चल रहा है। कोई, आप ये मान के चलो, आप में से किसी का नाम ले लेता हूं, किसका नाम लूं? आकाश पटेल है। आकाश पटेल कहता है सर जी मेरी एक कंपनी है, ऑल दो अडानी जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करता हूं, मैंने अभी 1 करोड़ पेड़ लगवाए हैं, 1 करोड़ वृक्षारोपण कराया, पेड़ों का वृक्षारोपण, वृक्षों का वृक्षारोपण कराया है ना, इसके लिए मैंने पैसा दिया, प्लस मैंने इसके लिए जमीन की व्यवस्था की कहीं से, तो क्या मेरे को कुछ मिलेगा? क्या भाई मैंने वृक्षारोपण कराया, पेड़ बड़े होंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के लेके आएंगे, तो आकाश बोलेगा आकाश मेरे को भी दो ना सर्टिफिकेट, अच्छा लगता है मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो इसको भी क्या मिलेगा? ये वॉलंटरी मार्केट डेवलप करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स, निजी संस्थाएं खुद का बाजार बनाएगी, निजी संस्थाएं सर्टिफिकेट जारी करेगी, सर्टिफिकेट जारी करेगी, जारी करेगी, ये ऐसे काम चलेगा। बताओ जल्दी से बोलिए। तो इंडिया में या दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है बच्चा, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है, इंडिया में वेरा काम कर रही है। ये निजी संस्थाएं कौन है जो इन सर्टिफिकेट को जारी कर रही है? जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड एक संस्था है, गोल्ड स्टैंडर्ड ये एक संस्था है बच्चा, ठीक है। वेरा करके एक संस्था है, वेरा एक संस्था है, ये रिलीज ये दे देती है आपको, सरकार नहीं दे रही, बस यहाँ तक याद रखना। यहाँ ये जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आकाश को, ये सर्टिफिकेट ना सरकार दे रही ना यूएनएफसीसी दे रही, ये क्या है? एक प्राइवेट कंपनी ने आके दिया। अगली बात समझ में? अब सर जी महंगा कौन सा होगा, आप खुद ही बताओ, ये वाला सर्टिफिकेट ज्यादा महंगा होगा या ये वाला सर्टिफिकेट? वॉलंटरी मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा मिलेगा आपको या कंप्लायंस मार्केट में ज्यादा पैसा मिलेगा? कौन बच्चा बताएगा?
सर्टिफिकेट का ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां पे जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका पैसा ज्यादा है या यहां पे जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो ज्यादा महंगा होगा? कौन सा ज्यादा, किसकी कीमत ज्यादा है भाई? यहां मैंने आपको बताया था ना भाई, यहां पे एक यूनिट का पैसा कितना था? 1 यूनिट 80 से 100 यूरो के बराबर थी। यहां कितना है? 5 से 10, 5 से 20 डॉलर के बीच है। इसकी वैल्यू कम है, वॉलंटरी मार्केट का वैल्यू कम है। यहां 5 से 20 डॉलर ही मिल रहा है बच्चा पर यूनिट, एक यूनिट का, और यहां एक यूनिट का 80 से 100 यूरो। कार्बन ट्रेडिंग समझ में आ रही है बच्चा? कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट कैसे काम कर रही है? ईमानदारी से बताना, कहीं कोई दिमाग में कोई ग्लिच तो नहीं, कहीं फंस तो नहीं गए, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है ना? कंप्लायंस मार्केट, वॉलंटरी मार्केट, कार्बन ऑफसेट, ऑफसेट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड क्या चल रहा है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स हम सुन लेते हैं, वो क्या है? वो डोमेस्टिक मार्केट की स्कीम्स है। अगर इंटरनेशनल लेवल की देखोगे तो 3 ही यूनिट है, एक और यूनिट बताऊंगा, चौथी यूनिट और आई है साल 2012 में, चौथी यूनिट और जोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, दोहा साल 2012 पढ़ाऊंगा दोहा के बारे में। यूएनएफसीसी का कॉप हुआ था, यूएनएफसीसी का कॉप हुआ था बच्चा, है ना? वहां पे हमें एक जिक्र और देखने को मिलता है, हमें आरएमयूज का और जिक्र देखने को मिलता है, एक नए प्रकार की यूनिट और देखने को मिली, है ना? कहता है ये है रिमूवल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। लिखो इसको अच्छे से पहले। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बच्चा LULUCF, LU ये सी आ गया, और ये फॉरेस्ट्री का क्या आ गया? F, LULUCF, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। अब ये क्या कहता है समझो बच्चा, भाई कहीं वन थे, कहीं पे फॉरेस्ट एरिया था बच्चा, फॉरेस्ट एरिया था, वन क्षेत्र था। वन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और कहीं पे अच्छे से मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहता है बच्चा ना, मिट्टी के अंदर भी काफी मात्रा में कार्बन स्टोर है। अब ये कहता है अगर मैंने भूमि का क्षरण किया, मृदा का क्षरण किया, तो मृदा के क्षरण से मृदा के अंदर जो स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। और अगर मैंने वनों को काटा, वनों को काटा, तो उससे भी क्या होगा? हमारा जो कार्बन का स्टोर था वो कम हो गया। तो अगर हमने कैसे भी करके जमीन को क्षरण होने से बचा लिया दुनिया में कहीं भी, और अगर वनों को काटने से बचा लिया, है ना, वन को प्रोटेक्ट कर लिया, तो मृदा को बचाने से या लैंड यूज पैटर्न को चेंज होने से रोका हमने, और हमने वनों को काटने से रोका, उससे भी तो हमने क्या किया? इस एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में क्या होगा? अब स्टोर रहेगा, रिलीज नहीं होगा। यहां से जो यूनिट्स मिली है उन यूनिट्स को बोलते हैं आरएमयू, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। हमने भूमि क्षरण को रोका, हमने वनों को काटने से रोका, और जितना हमने वो प्रयास किया उससे जो हमें यूनिट्स मिलेगी वो आरएमयू होगा। फिर वही एक 1 आरएमयू किसके बराबर होगा? 1 टन CO2। सब बराबर है, चाहे वो एक CER हो, चाहे वो एक ERU हो, चाहे वो एक AAU हो, सबके सब किसके बराबर है? 1 टन CO2, 1 टन CO2, 1 टन CO2। चलो, एनवायरमेंट थोड़ा टेक्निकल नेचर का है बच्चा, यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जानते ही हो, थोड़ा सा हिलता नहीं है। करंट अफेयर वाले क्वेश्चन वो इसलिए नहीं हिलते, हमें समझ ही नहीं है चीजों की, इसलिए क्वेश्चन हिलना बंद हो गए। बताओ यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो फिर मैं आगे चलता हूं। यहां से यहां तक कोई समस्या बोलिए, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या? तो वापस से मैं दिखा देता हूं अभी तक हम कितना आए हैं, ताकि आपको तकलीफ ना हो बच्चा। थोड़ा सा टेक्निकल था ये, इसलिए प्यार से समझाने की कोशिश की मैंने। पहले मैंने आपको बताया 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में क्या फर्क होगा, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। चलो, हमने बेस ईयर को, जब पूर्व औद्योगिक युग से हमारा क्या मतलब है, 1850 से 1900 के बीच में, क्योंकि यहां हमें बहुत ज्यादा एमिशन देखने को नहीं मिल रहा था, 1900 के बाद हमें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में एमिशन देखने को मिला। ओके, फिर हमने कल बात की थी फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर चल रहा है ये, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग की हमने बात की। ठीक है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में मैंने बताया था दोनों देश विकसित होंगे, एक जर्मनी का एग्जांपल था, एक यूक्रेन का था। तो जर्मनी यहां यूक्रेन में जाके जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेट। समझ गए? एक देश का अपने देश में नहीं कर रहा, दूसरे देश में जाके कर रहा है, इसको कार्बन ऑफसेट कहा हमने बच्चा। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का रूप था दोनों विकसित देशों के बीच में। इसको क्या फायदा है इसका, इसको क्या फायदा है, दोनों ने ये डील क्यों की? फिर हमारा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हमें क्यों करना है, चाहे हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कर रहे हो, एमिशन ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो हमें उत्सर्जन की कटौती करनी है या हमें उत्सर्जन पे नियंत्रण रखना है। इसमें एक विकसित देश होगा, दूसरा विकासशील देश होगा। यहां से जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उनको CERs बोलते हैं। यहां पे जो सर्टिफिकेट मिल रहा था, एक यूनिट का एक सर्टिफिकेट मिल रहा था, उसको हमने बोला था एमिशन रिडक्शन यूनिट्स बोला था। चलो, उसके बाद हम गए आगे, एमिशन ट्रेडिंग आई थी, ये विकसित देशों के बीच में था। एक फ्रांस का एग्जांपल लेके, एक जापान का एग्जांपल लेके मैंने बताया, यहां पे जो यूनिट मिल रही थी उनको हमने AAU बोला,
असाइंड अमाउंट यूनिट्स है ये। चले, फिर हम तीनों को देख लिया। फिर हमने कार्बन ट्रेडिंग के दो ही रूप थे, या तो ऑफसेट के जरिए हो रहा है वो, या एमिशन ट्रेडिंग के जरिए। एमिशन ट्रेडिंग का ही दूसरा नाम जो आपको सुनने को मिलता है कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब क्या था, आपके ऊपर हमने एक सीमा तय की है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो कैप थी। और ट्रेड क्या है, अगर उससे ज्यादा या कम हो रहा है, किसी ने सेविंग कर ली या किसी ने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो बाद में आप उनका आपस में ट्रेड कर सकते हो। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम हमने इसलिए नाम दिया। फिर हमने ऑफसेट ट्रेडिंग के बारे में बात की थी। फिर कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट मैंने आपको बताया था, एक होता है कंप्लायंस मार्केट, एक होता है स्वैच्छिक बाजार, अनुपालन बाजार। अनुपालन बाजार जो क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी उसके प्रावधानों के तहत डेवलप किया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार है और घरेलू बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईआरयूज है, सीईआरस है, एएयूज है, आरएमयूज अब इसी के अंदर आ गई। घरेलू बाजार के अंदर सरकारें अपने स्तर पे, देश के स्तर पे बहुत सारी स्कीम्स चला सकती है, जिनको एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ईटीएस बोलते हैं। ईयू का अपना एमिशन ट्रेडिंग स्कीम चल रहा है, इंडिया का अपना चल रहा है। इंडिया वाले का नाम जैसे मैंने आपको बताया पीएटी, ये एमिशन ट्रेडिंग का स्कीम है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, अच्छे से परफॉर्म करो, टारगेट को अचीव करो, और अगर आपने बचा लिया और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो आपस में व्यापार कर लेना। ठीक है, सही तो बात है। फिर लोकल मार्केट है ना, आकाश पटेल नाम का कोई बच्चा पॉपुलर हो गया है ना, करोड़पति बन गया, वो बोला यार मैंने 1 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण कराया, कैसे करे, तो फिर किसी प्राइवेट कंपनी को लेके आएगा। सरकार तो इंटरेस्टेड नहीं है, सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, तो किसी प्राइवेट कंपनी से बोल रहा है, बता भाई मैंने ये किया, मुझे कितना तुम सर्टिफिकेट्स दोगे, कितने यूनिट्स मैंने बचाई। तो वो वेरा जैसी कंपनी, गोल्ड स्टैंडर्ड जैसी जो संस्थाएं है, निजी संस्थाएं, ये फिर आपको सर्टिफिकेट देगी। लेकिन इस सर्टिफिकेट की कीमत कम है, इसकी वैल्यू मार्केट में कम है, इस वाले की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे दोहा के अंदर आरएमयूज। मैंने बताया भूमि क्षरण को रोकने से और निर्वनीकरण को रोकने से भी आप कार्बन उत्सर्जन या कार्बन कटौती में, है ना, कार्बन के नियंत्रण और उसकी कटौती में रोल प्ले कर सकते हो। वहां से जो आपको यूनिट मिल रही है उनको आरएमयू बोल रहे हैं। चाहे वो आरएमयू हो, चाहे वो सीईआर हो, चाहे वो ईआरयू हो, चाहे वो एएयू हो, ये सब के सब एक आरएमयू बराबर 1 टन CO2, एक सीईआर बराबर 1 टन CO2, और ये भी 1 टन और ये भी 1 टन। अभी तक इतना हुआ है, बोलिए। आरएमयू तो बच्चा सिंपल सा है ना भाई। आप सपोज करो आपका गांव था, आपका गांव है, या और भी अच्छा एग्जांपल ले लो, कांगो एक देश है, कांगो एक देश है, ब्राजील एक देश है, वहां पे वर्षावन है बच्चा, वर्षावन है, बहुत सारे वर्षावन है। ठीक है, अब वर्षावन है तो क्या करें, काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर कर रहे हैं वहां पे। और अगर हम क्या करें, वहां पे वृक्षों को काटने की बात चल रही थी, डिफोरेस्टेशन की बात चल रही थी, लेकिन अगर वहां पे सरकार के प्रयास से या किसी भी प्रयास से आपने जमीन के क्षरण को रोका, और आप बोलो कि भैया देखो हम विकास करने वाले थे, हमने विकास नहीं किया, या हमने जमीन को क्षरण होने से बचाया है, इससे क्या एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं गया, तो इसका कुछ मिलेगा क्या, तो कह रहे हाँ इसकी यूनिट है आरएमयू। अब जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल था, याद है क्या बच्चा, परी और विकास की जब लड़ाई हुई थी, परी विकास आपस में लड़ रहे थे, क्या बोला था पहला मुद्दा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, एजेंडा 21, और एक था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे कोई अभी तक बाध्यकारी कानून नहीं आया। जैसे बायोडायवर्सिटी पे नगोया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल आया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है, ऐसे आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं है बाध्यकारी। लेकिन हम देशों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दुनिया भर के देशों को, सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, कि आप अपनी जमीन के क्षरण को रोके, आप अपने यहाँ के वनों को बचाओ, वो वन अपने आप में क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में मदद करेंगे। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन पे हम प्रोटोकॉल लेके आ गए, हम जैव विविधता पे प्रोटोकॉल लेके आ गए, आने वाले समय में अगर हम वन संसाधनों को बचाने पर भी कोई प्रोटोकॉल आ जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। बोलो। परी और आकाश नहीं, परी और विकास, पुरानी क्लास देख के आओ बच्चा। बोलिए। बात जमी या नहीं जमी बच्चा, ये सबसे टेक्निकल पार्ट था, सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट था। सेल्फ रीडिंग से कभी क्लियर नहीं होते, क्योंकि लिखने वाला कौन है, कंटेंट डेवलपर्स, है ना। कट कॉपी पेस्ट, द हिंदू में कुछ लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लिखा आया, और वहां से कॉपी किया, या तो ट्रांसलेट किया, गूगल ट्रांसलेट की वजह से, खुद की वजह से ट्रांसलेट करके लिख दिया। अब मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, सपोज करो मैं एनवायरमेंट के फील्ड का ठीक ठाक जानकार हूँ, तो मैं पहले एक्सप्लेन थोड़ी ना करूंगा आपको 5 पैराग्राफ में, द हिंदू ने मुझे इतना सा स्पेस दिया, उस पैराग्राफ में पहले मैं आपको बताऊं क्या होता है सीईआर, फिर मैं बताऊं क्या होता है एएयू, फिर मैं बताऊं क्या होता है ईआरयू, फिर मैं बताऊं क्या होता है आरएमयू। आपको इसलिए न्यूज़पेपर में उनके एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते, बस सीधे शब्द मिलते हैं, ईआरयूज, एएयूज, आरएमयूज, सीईआरस, वो काम फिर टीचर का है। मुद्दा आता है, अभी क्योटो ही चल रही है, समझो अभी क्योटो प्रोटोकॉल ही चल रही है, हम क्योटो के अंदर ही है अभी, क्योंकि क्योटो ने, देखो अब आपसे एक चीज देखो बच्चा, ये सारी चीजें 1997 में हो रही है, 1997, आप में से तो बहुत सारों का जन्म भी नहीं हुआ था। किस तरह के दांव पेच चले जा रहे हैं, किस तरीके से बाजार को डेवलप किया जा रहा है। जब हम ए का आम आ का अनार सीख रहे होंगे ना, नहीं ए का अनार आ का आम सीख रहे होंगे, तब ये सब रूल्स तय हो रहे थे, पूरे मार्केट बन रहे थे, कैसे करेंगे, कितना दिमाग है, कितना दिमाग है इन लोगों के पास। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, सर अब तो हम बिना रिवीजन के भी किसी को समझा सकते हैं, वेरी गुड बच्चा, है ना, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं, अगर अगर ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल को कोई देश मानने से मना कर दे, ठीक है, अगर कोई देश क्योटो प्रोटोकॉल नॉन कंप्लायंस, गैर अनुपालन की स्थिति में क्या क्या व्यवस्था की गई है। भाई आज जर्मनी ने बोला मैं क्योटो प्रोटोकॉल को मानता हूं, सिग्नेचर कर दिया, वहां की पार्लियामेंट से अप्रूव करा दिया, लेकिन जर्मनी नहीं सुधर रहा।
तो ऐसे में क्या करेगा, अगर कोई भी देश, यदि कोई भी देश, कोई भी देश कौन सा होगा, विकसित होगा, विकासशील देशों के ऊपर तो टारगेट है ही नहीं, कोई भी देश मापन व क्या किया, कब किया, कितना किया, रिपोर्टिंग करने से मना करता है, मैं नहीं बता रहा क्या किया, हम नहीं बता रहे या मदद नहीं कर रहे उस चीज में, है ना, तो वो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में भाग नहीं ले सकता, तो वह ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में शामिल नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है भाई? सपोज करो जर्मनी को टारगेट दिया था 100 टन कम करना है, या 100 टन नहीं करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, और जर्मनी ये बताए ना कहां से हुआ, कितना हुआ, हमने क्या लैंड यूज पैटर्न चेंज किया, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई, और बाद में सीधा क्या बोले, ये मैं फला उस देश से खरीद के लिया, इतने ईआरयूज में उससे लेके आया, और लाके बोल दे यूएन को, देखो मेरे पास आपने इतना बोला था, मेरे पास उतना ईआरयू, कह रहे मूर्ख किसी और को बनाना, पहले ये बता तेरे देश में चल क्या रहा है। समझ गए? तुझे 100 का टारगेट दिया था, पता चला तू 500 टन का एमिशन करके बैठा है, और मेरे हाथ में लाके 100 टन के सर्टिफिकेट दे देगा, ऐसे नहीं चलेगा। मापन होगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, और ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आ रही है बातें समझ में? और अगर कोई, यदि कोई देश तय सीमा से अत्यधिक ज्यादा एमिशन करता है ना, 100 का टारगेट दिया था 500 करके बैठा है, तय सीमा से अत्यधिक उत्सर्जन करता है तो उस देश को नेक्स्ट कमिटमेंट पीरियड, नेक्स्ट प्रतिबद्धता अवधि, याद है ना, कमिटमेंट पीरियड, 2 कमिटमेंट पीरियड है इसके अंदर, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था 2008 से 12, सेकंड कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल का 2013 से 2020। तो आप अगर इस वाले में आपको जितना टारगेट दिया गया था उतना आप नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी, आपका जो नेक्स्ट कमिटमेंट पीरियड शुरू होगा 2013 से 2020 के बीच में, आपको वो गैप उसमें पूरा करना है। तो नेक्स्ट, उस देश को नेक्स्ट कमिटमेंट पीरियड में उस गैप को पूरा करना है, तथा दंड स्वरूप 30% एक्स्ट्रा कटौती और करनी पड़ेगी, ये लो भाई। बोले, और नेक्स्ट क्या बोल दिया उसको, आप कैप एंड ट्रेडिंग, ठीक है, में भाग नहीं ले सकता। तो ना तो एमिशन ट्रेडिंग कर सकता और ना ही ऑफसेट ट्रेडिंग कर सकता, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन भी रोक दिया और एमिशन ट्रेडिंग भी रोक दी, और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा टारगेट दिए गए, और अगर वो फिर भी ना माना तो बताओ फिर क्या करेंगे? दुनिया भर में आपकी इमेज पे क्या लगा दिया जाएगा, कालक पोत दी जाएगी। ये बोला जाएगा देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे, विकासशील देश क्या बोलेंगे, हम तो पहले से ही कह रहे थे, जर्मनी वाला, यूएस वाला, ये है ही मक्कार, ये खुद करे जाएगा और हमसे फिर बोलेगा। तो विकसित विकासशील देश आगे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एमिशन रिडक्शन में। दूसरा, विकसित देशों की कंपनियों की इमेज का भंडाफोड़ किया जाएगा कि इनकी ये कंपनियां एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। समझ में आया? एक मिनट बच्चा है ना। हाँ जी, एक्स्ट्रा कटौती और करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे भाई अमेरिका की फला कंपनी, ब्रिटेन की कोक कंपनी, यूरोप की कोक की कंपनी, उनकी फला कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, वहां की वो इंडस्ट्री, उनका जो प्रोडक्ट है ना, तो बोलेंगे सबकी सब कंपनी झूठी है, ये फरेबी है, ये झूठे वादे करती है। तो इमेज बिल्ड, और आज के समय में इमेज सबसे बड़ा काम करती है बच्चा, किसी भी मार्केट, किसी भी कंपनी को बाजार में सर्वाइव कराने के लिए इमेज सबसे बड़ा रोल है। बताइए कैसा रहा, आनंद रहा? बस सबसे टेक्निकल पार्ट था बच्चा, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट था, इस पे अपन ने जंग जीत ली। इसके बाद तो सब आसान ही आसान है। अब फिर बोलेंगे नेक्स्ट स्कोप कहाँ हुआ, उस स्कोप में क्या बातें की जा रही है, क्या क्या काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टेक्निकल ये जो माथे नहीं पड़ता है ना, समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। बोलो, आगे चले यहां से अब, दिमाग में बैठ गया ना बच्चों? ठीक है, अरे वाह, यही आपको सबसे आसान लगा, अरे वाह, मैं तभी बोलता हूँ आप इस सदी के सबसे बेहतरीन बच्चे हो, आप इस सदी के सबसे बेहतरीन बच्चे हो, शानदार बच्चे हो, लाजवाब बच्चे हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, है ना। इसी बात पे आपको एक शेर सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ, आपकी तकलीफ पे, आपके दुख पे, है ना, इतना दुख झेलते हो फिर भी मुस्कुराते रहते हो, तो मैंने एक शेर लिखा है इस पे, यूपीएससी एस्पायरेंट की लाइफ पे लिखा हुआ शेर है ना। देखो आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, रातों को ढंग से सो नहीं पाते, दिन भर में क्लासेस लाइब्रेरी उसमें भी परेशान रहते हो, ना ढंग का खाना, ना चैन का सोना मिलता, ओके। उसके बाद कई बार आंखें नम भी हो जाती है, अपने भविष्य को लेकर डर भी जाते होंगे, और दिल में भी तो कितना दर्द छुपा होगा, घर को लेके, खुद को लेके।
लेकिन ये सारी चीजें जिस दिन आपको सिलेक्शन मिल जाएगा उस दिन ये कीमती आपकी एसेट बन जाएगी बच्चा। संघर्ष जब हम कर रहे होते हो तब बुरा लगता है, लेकिन सफलता के बाद संघर्ष का वही समय जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत समय लगता है। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज से 10-11 साल पहले के स्ट्रगल को लगता था उस टाइम पे यार क्या हो रहा है लाइफ में क्या, लेकिन आज आईएएस नहीं बने लेकिन एक ऐसी पोजीशन पे है, अपने उस पुराने दिन को देखते कहते यार कितना है, कितना मजा है यार उतना स्ट्रगल करके। तो उस पर एक शेर है, बोलो। तो ये सब, हाँ सबके सब तोहफे हैं बच्चा ये आपके लिए संघर्ष। तो शेर है, जागती रातें, जागती रातें, हर बच्चा रात को जाग रहा है, दिन में भी कहीं चैन नहीं है में मुझे जो बेचैन सवेरे। आगे चलते हैं अब, सही है। सक्सेस ना मिले पुराने दिन कहेंगे बुरे थे, नहीं, जो बच्चा अच्छे से मेहनत करता है वो अभी थोड़ी ना तोहफा मिल जाएगा, अभी इतनी जल्दी तोहफे नहीं मिलते है ना, टाइम लगता है तोहफा मिलने में। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गई थी बच्चा 1997 में हमारी, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी हमारी 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है, बीच में फिर 1998 में एक और प्रोटोकॉल आई, एक और कॉन्फ्रेंस आया, कॉप 4, कॉप 5, कॉप 6, ऐसे चलते 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 चले गए बच्चा, और हम आ गए साल 2007। बीच में बहुत सारे आए, उनमें इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि टोटल 29 हो चुके बच्चा, टोटल कॉप यूएनएफसीसी के कितने हो चुके, यूएनएफसीसी के अभी तक 29 कॉप हो चुके, सबके सब नहीं पढ़ेंगे हम, वो मैंने नोट्स के अंदर पूरा लिस्ट दे दिया कौन से साल कहाँ हुआ कैसे हुआ। ठीक है, वो डिटेल पीडीएफ में सब है आपके पास। अब हम आगे साल 2007, इंडोनेशिया के अंदर बाली, है ना, बाली के अंदर आया, बाली कॉप 13, कॉप 13। मुद्दा क्या था समझो, मुद्दा क्या था, क्यों काफी इंपॉर्टेंट ये क्यों है। अब इन्होंने बोला भैया सुन लो, जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था, कहां से कहां तक था, 2008 से 2012। ठीक है, तो अब बातचीत ये होने लगी कि भाई सुन लो, अगले साल, क्योंकि 2007 में ऑलरेडी है नवंबर दिसंबर में, ये बोले यार अगले साल हमारा फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड शुरू होने वाला है। और हमें ये पता चल गया कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आई और लागू होते होते उसको 2005 लग गए, 8 साल लग गए। पर्यावरणीय मुद्दों पर देशों का एक मंच पे आना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो अब हमें 2012 के बाद क्या करना है, 2012 के बाद में एक और सेकंड कमिटमेंट पीरियड लेके हमें आना चाहिए। तो 2012 के बाद सेकंड कमिटमेंट पीरियड पे बातचीत करना इन्होंने क्या शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, सेकंड कमिटमेंट पीरियड, प्रतिबद्धता अवधि में, यानी कि 2013 से 2020 क्या किया जाए, क्या किया जाए, है ना, क्या रणनीति, क्या रणनीति हो, इन सारे मुद्दों पे अपने को बात करनी है। अब यहां तक आते आते समझ लो बच्चा, विकसित देश काफी होशियार हो गए, ट्रंप वहां को लग गया, है ना, उस टाइम तो ट्रंप नहीं थे, ट्रंप वहां को लग गया भैया सुन लो ये विकसित देशों के ऊपर टारगेट पे टारगेट आए जा रहे हैं, विकासशील देश मलाई पे मलाई चाटे जा रहे हैं। तो विकसित देश अड़ गए, विकसित देश ने बोला अब विकासशील देशों के ऊपर भी आपको टारगेट थोपने पड़ेंगे। डिमांड क्या गई, विकसित देशों ने कहा, देशों ने विकासशील देशों पर भी प्रतिबद्धताएं, कौन सी प्रतिबद्धताएं, उत्सर्जन कटौती और नियंत्रण लगाने की मांग की। यार इनको भी लेके आओ। और मेन डिमांड किस पे थी, अमेरिका चाहता था कि चाइना को और इंडिया को, इन दोनों को शामिल करो भाई अब इसमें, ये भी तगड़े ग्रीन हाउस गैस के एमिशन करने वाले देश है। बोलिए, तो यहां पे मुद्दे क्या है बच्चा, मुद्दे देखो, है ना, यहां पे बाली रोड मैप बनाया गया, बाली रोड मैप, उसके बाद बाली एक्शन प्लान, इसी के बाद आया बाली एक्शन प्लान बनाया गया। मुद्दे वही थे बच्चा, मिटिगेशन, ओके, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, और अनुकूलन फंड की डिमांड की, एडेप्टेशन फंड की मांग हुई, एडेप्टेशन फंड की मांग, ओके, तकनीक का हस्तांतरण किया जाए, विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक दे और वन सिद्धांतों पर काम करे, ये सब बातें हुई यहां पे। ठीक है, अब देखो चीजें वही चलेगी बच्चा, आपका फाउंडेशन बन चुका है। हमने क्या बोला था, जलवायु परिवर्तन का हर एक यूएनएफसीसी दो मुद्दों पे बात जरूर करेगा, मिटिगेशन में क्या हुआ, एडेप्टेशन में क्या हुआ, करी थी हमने। मिटिगेशन और एडेप्टेशन के अंदर दो ही मुद्दे चल रहे थे, एक टेक्नोलॉजी का मुद्दा और दूसरा पैसे का मुद्दा। विकसित देशों से उम्मीद की जाती है कि विकासशील देश बोलेंगे पैसा दो पैसा दो, विकसित देश बोलते हैं पैसा आपको एडेप्टेशन फंड में जितना पैसा मिल रहा है उससे काम चला लो। विकासशील देश बोलेंगे चलो भाई वो तो एडजस्ट होने में खर्च हो गया, हमें भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, हमें कुछ और मदद चाहिए। तो विकसित देश उस पर सहमत नहीं है। विकासशील देश उनके ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे, ये टम्पुआ का करा हुआ है, ये अमेरिका का किया हुआ है, ये ब्रिटेन का किया हुआ है, ये जर्मनी का किया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी कम है। बस यही अपनी ढपली अपना राग ये बजाते रहेंगे विकसित देश और विकासशील देश, मुद्दे बस यही चलते रहेंगे, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स।
और पैसा लाओ भैया ना, पैसा ला के दो, फंड फंड की बात चलेगी। ये सारे मुद्दे रहेंगे बच्चा आने वाले सभी में। और फिर विकसित देशों की मांग आ गई कि अब विकासशील देशों के ऊपर भी आप कुछ ना कुछ दबाव बनाना शुरू कीजिए। 2 मिनट साइड हो जाइए। ओके, हो गया, हो गया भाई। वन सिद्धांतों पर कार्य है ना, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर काम करने की बात की। नेक्स्ट आया हमारा कानकुन। बाली फॉरेस्ट प्रिंसिपल, हिंदी में लिखा है वन सिद्धांतों पर काम करने की बात की। बाली रोड मैप, बाली एक्शन प्लान बोले तो समझ जाना, पॉप 13 की बात है, साल 2007 में हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट आ गया कानकुन। नेक्स्ट आया कानकुन। कानकुन है बच्चा साल 2010। कानकुन बेसिकली मेक्सिको के अंदर सिटी है, मेक्सिको के अंदर है ये, है ना, मेक्सिको जानते हो ना, मेक्सिको देश है कानकुन। तो कानकुन समिट के नाम से हुआ, कोप है ना, कानकुन समिट, इसको हम बोलते हैं कोप 16। ये एक और इंपॉर्टेंट हमारी समिट आई। अब देखो उद्देश्य क्या है, कि वही कह रहे हैं कि साल सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2020 तक चल रहा है ना, 2012 से 2013 से 2020 तक चलेगा। सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब तक चलेगा, 2013 से 20। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, 2020 के बाद क्या, 2020 के बाद क्या क्या करेंगे। ये दो चीजें चल रही है बच्चा, ठीक है। तीसरा वही विकासशील देश और दूसरा विकसित देश, इनका आपस में जो तनातनी चल रही है, मुद्दा वही तकनीक, फंड, इन सबकी बातें करते रहेंगे। सब जगह यही चलना है बच्चा। हर कॉप के अंदर क्या होना है, वित्त कहां से लाएंगे, तकनीक दे दो, विकसित विकासशील देशों के आपस में मुद्दे होंगे, 2020 के बाद क्या करेंगे, नए टारगेट्स क्या होंगे, नए टारगेट्स क्या होंगे। चाहे वो कोप 10 हो, चाहे कोप 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, अब यही चलता रहेगा सब में, क्या होंगे। सबके अंदर यही विचार विमर्श चलेगा बच्चा। अगर बीच बीच में इनको लगेगा हमें कोई फंड बनाना है तो ये फंड बना देंगे, बीच बीच में इनको अगर और कोई टेक्निकल बात कहनी होगी तो कह देंगे। ओके, बताओ इसी पे चलना है आपको। अब इसने बोला कानकुन एग्रीमेंट में क्या बोल रहे हैं कि सभी देश, है ना, सभी देश लो कार्बन डेवलपमेंट योजनाएं बनाएंगे। मतलब ऐसी योजनाएं बनाओ, ऐसा विकास करो जिसमें कार्बन कम से कम इस्तेमाल हो, ठीक है, कार्बन को कम यूज करेंगे। और जितना भी आपका बाजार का मैकेनिज्म है, जो आपका बाजार तंत्र था ना, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म की जो बात कर रहे थे, तो बाजार तंत्र एवं अपनी सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग करेंगे, हर देश को बताना होगा। इंडिया भी करता है भाई, इंडिया भी करता है, अब इंडिया भी करता है, 2015 के बाद से इंडिया को भी करना शुरू कर दिया। बाजार तंत्र से आपने क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सबकी रिपोर्टिंग करो। उसके बाद इन्होंने बोला हम एक रजिस्टर बनाएंगे, एक रजिस्ट्री बनाएंगे, एक रजिस्ट्री होगी बच्चा। ये रजिस्ट्री क्या होगी, ये कर्म कुंडली है, कौन सा देश क्या कर रहा है, सारी बातें होगी इसमें। इसमें बोलेंगे आपने न्यूनीकरण के लिए आपने क्या किया, इस रजिस्ट्री में क्या होगा, न्यूनीकरण के प्रयास बताओ, न्यूनीकरण प्रयास बताओ, आपने किसी को कितना टेक्नोलॉजी दिया है, क्या है, तकनीकी हस्तांतरण पे बात करो, आपने किसी को कोई पैसा दिया है कि सरकार ने एक देश ने दूसरे देश को, वित्त पर, इन सारे मुद्दों की क्या होगी, एक रजिस्ट्री बना दो। कहां कितना दे रहे हो इसकी पूरी रजिस्ट्री कर दो। और विकासशील देशों को भी बोला, विकासशील देशों को बोला कि आपके ऊपर टारगेट तो नहीं है, विकासशील देशों को भी प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्टिंग करने को कहा। यूएनएफसीसी को बताएंगे वो क्या किया उन्होंने, करने को कहा। हालांकि इनके ऊपर विकसित देशों के समान प्रतिबद्धताएं नहीं है। नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, मैं कॉमन सेंस पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों करा रहे हैं वो, मतलब ये विकासशील देशों से ऐसा क्यों करवा रहे हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि विकासशील देशों से ऐसी डिमांड क्यों की जा रही है कि आपको हम कोई टारगेट नहीं दे रहे, लेकिन आप हमें बताओगे आपके देश में चल क्या रहा है, क्यों हुई ये बातें, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, बोलो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा, किसका दिमाग काम करता है, बोलो। ये डेवलप ना बन सके, अच्छा, और चोरी छिपे काम ना करे, और डेवलपमेंट के लिए, और समझो बच्चा, समझो विकसित देशों को पता है ये हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो इन्होंने डुगडुगी बजाई थी ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, क्योटो प्रोटोकॉल में इन विकासशील देशों ने हमें आके घेरा था, ये अमेरिका वाले तू अपनी करतूतें देख तूने क्या किया है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे इनसे रिपोर्टिंग कराना शुरू करेंगे, पूछेंगे इनसे देखना इनके देश में क्या चल रहा है, इनके देश में क्या चल रहा है। अमेरिका बोलेगा
डेवलप्ड नेशंस बोलेंगे कल को, क्या बोलेंगे? डेवलप्ड नेशंस कल बोलेंगे देख लो जिस चाइना को और इंडिया को तुम बोल रहे थे दूध के धुले है, इनके देशों से कितना एमिशन हो रहा है और तुम बोल रहे हो चाइना को और इंडिया को इसमें शामिल ना करे। दबाव बनाएंगे कल अब इन देशों पे, कह रहे देख लो इनकी करतूतें, इनका रिपोर्ट कार्ड देखो, इनको भी शामिल करो, इन पे भी प्रेशर डालो, इनको भी टारगेट देना पड़ेगा, वरना मैं एमिशन को कम करता रहूं और ये चाइना और ये इंडिया एमिशन को बढ़ाते रहेंगे। आज इनसे रिपोर्टिंग कराना शुरू कर देंगे, कल इनकी करतूतों के बेस पे अब इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। जो गलतियां डेवलप्ड नेशन, अरे डेवलप्ड नेशन इतने दूध के धुले हुए नहीं है, वो ये काम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको डेवलपिंग नेशंस को भी पकड़ना है, वो चाहते हैं कि जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आए। ये बहुत बोल दिया इन्होंने कि तुम्हारी हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी है, तो तुम भी तो आज इतना सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें खुले सांड की तरह छोड़ देंगे क्या हम? आ रही है बातें? बोलो। तो ये साथ में लेके आएंगे बच्चा, इनको साथ में लेके आएंगे। तो यहां इन्होंने एक काम और किया, दूसरा, यहां टेक्नोलॉजी हस्तांतरण पे इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, एक तकनीकी तकनीकी मैकेनिज्म बनाया इन्होंने, मैकेनिज्म कि कैसे तकनीक आपको अडेप्टेशन और मिटिगेशन में हेल्प कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी पे एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ यहां पे। ओके, दूसरा, वित्त के ऊपर इन्होंने बात की कि एक अडेप्टेशन फंड बनाया जाए, एक अनुकूलन कोष की मांग हुई, अनुकूलन कोष की मांग, अडेप्टेशन फंड बनाओ भाई जिससे हम डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे। दोनों चीजें याद रखना। इस रजिस्ट्री में टेक्नोलॉजी स्थानांतरण की बात की, तो भविष्य में हम एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म भी लेके आएंगे कि जो तकनीक कैसे हमें एडेप्टेशन में और मिटिगेशन में हेल्प करेगी, उन तकनीकों पे बात होगी। और दूसरा, एक डिमांड हो रही थी डेवलपिंग नेशंस के द्वारा एक एडेप्टेशन फंड बनाओ जिससे हमें पैसा मिले और हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित हो पाए। तो एडेप्टेशन को फंड की डिमांड हुई, टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म बना। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ यहां पे, इन्होंने बोला कि हम एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड होगा जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों का प्रतिनिधित्व होगा, विकसित प्लस विकासशील देश दोनों होंगे बच्चा, है ना, की स्थापना की मांग होगी। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, अब बच्चा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ही किसी भी पैसे की जरूरत विकसित देश को नहीं है। ये जितने भी फंड बनाए जा रहे हैं, इन फंड का उद्देश्य विकासशील देशों को मदद करना है। अमेरिका को कोई फंड नहीं चाहिए, जर्मनी को कोई फंड नहीं चाहिए। ये जो फंड बनाए जा रहे हैं, ऑल दो, क्योंकि विकसित देश उसमें पैसा डालेंगे और भी देश पैसा डालेंगे, इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों होंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की यहां पे मांग हुई है, किसमें? कानकुन के अंदर। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं। कल हम फंड की, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या करता है, इसको पैसा कहां से आता है, और यूएन के फंड के लिए कुछ और भी मैकेनिज्म, उन पे हम बात करेंगे। आई होप